हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ मिलती है एजुकेशन एकदम फ्री, सिर्फ और सिर्फ आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। मैग्नेट ब्रेन्स बिलीव करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड वो भी एकदम फ्री, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक। अब हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ ही मैग्नेट ब्रेन्स लाए हैं हाई क्वालिटी कंटेंट बुक्स। अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के हाई क्वालिटी कंटेंट बुक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो फॉर्म है उसको फिल कीजिए और आप तक आपकी बुक पहुंच जाएगी। लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हमने देखा था अबाउट फिश टेक्निक, जो थी फ्लोरोसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। अब हम वही फंक्शनल जीनोमिक्स के एक सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पे आ रहे हैं, जो है माइक्रो एरे टेक्निक। अब स्टूडेंट्स ये सब आता है चैप्टर नंबर 3, दैट इज अ जीनोमिक्स एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, प्रोटीन एंड जीन मैनिपुलेशन। ये कह सकते हो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप एक्चुअली चाहते हो बायोटेक्नोलॉजी में अपना फ्यूचर, तो आपको जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स की एकदम डीप एंड थरो नॉलेज होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे अबाउट दी माइक्रो एरे टेक्निक। नाउ माइक्रो एरे टेक्निक कम्स अंडर फंक्शनल जीनोमिक्स। हमने देखा था कि जीनोमिक्स वाज द स्टडी ऑफ जीनोम, लेकिन जब हम उसकी फंक्शनिंग के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं तो वो होती है हमारी फंक्शनल जीनोमिक्स। सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं फिश के बारे में, जो थी फ्लोरोसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। अब हम देखेंगे अबाउट दी माइक्रो एरे टेक्निक, जिसमें जो एक्चुअली पहले हम क्या करते थे, हमारे जो साइंटिस्ट थे, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट थे, वो बिलीव करते थे 1 जीन 1 एक्सपेरिमेंट। अब क्या करते थे, एक जीन लेते थे, सालों साल उस पर स्टडी करने लगते थे। लेकिन ये तो बहुत पहले की बात है। अब आपके पास इतना टाइम है एक जीन को पूरे साल भर 365 डेज पढ़ने का? नहीं, नॉट एट ऑल। अब आप एक जीन क्या है, हजारों जीन्स को सेकंड्स में आप कह सकते हो साइमल्टेनियसली पढ़ सकते हो। एंड वो पॉसिबल क्यों हो पाया? बिकॉज ऑफ द न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी, बहुत ही ज्यादा एडवांसेस इन माइक्रो एरे टेक्निक्स, फिश से एंड बहुत ही वेरियस अदर टेक्निक्स की मदद से आप मल्टीपल जीन्स को साइमल्टेनियसली स्टडी कर सकते हो। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने ये कंसेप्ट कहाँ से लाए। सो हमें पता है कि हमारा जो डीएनए होता है, ठीक है, तो ये देख लेते हैं। ये बहुत बेसिक है, ये हमने सबसे पहले क्लास 10th में पढ़ चुका है। ये मेरा क्रोमोसोम है, ठीक है, ये मेरा क्रोमोसोम है। इसी क्रोमोसोम के अंदर क्या रहता है, मेरा डीएनए। तो ये रहा मेरा डीएनए। नाउ स्टूडेंट्स, इसी डीएनए पे एक कोई चीज होती है जिसको मैं कहती हूँ जीन। अब ये जीन कहाँ मिलता है मुझे? मेरे डीएनए के अंदर। अब इसी जीन के पास क्या रहता है? mRNA। इसी जीन के पास रहता है mRNA, जो है मेरा मैसेंजर आरएनए, और विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर आरएनए वो कन्वर्ट होता है इनटू अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन्स। अब वो अमाइनो एसिड्स कोड करते हैं मेरे प्रोटीन्स को, एंड देन प्रोटीन हमारी बॉडी में फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो इनिशिएट कहां से हुआ? एक जीन के साथ जो डीएनए का पार्ट है। अब वो डीएनए कहां प्रेजेंट है? हमारे क्रोमोसोम में। सो ये शुरुआत हुई थी सबसे बेसिक, जब हमें पता चला था कि जीन को हम ट्रांसक्राइब करते हैं इनटू mRNA, एंड देन mRNA गेट्स ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, एंड देन दैट प्रोटीन गेट्स इनटू फंक्शनली एक्टिव मॉलिक्यूल्स व्हिच एक्चुअली परफॉर्म्स फंक्शन इन आवर बॉडी। सो ये एक साइकिल है जो यहां से शुरुआत हुई थी इतने सारे एडवांसेस की। अब स्टूडेंट, सबसे पहले ट्रेडिशनल माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो थे और हमारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जो थे, वो बिलीव करते थे 1 जीन 1 एक्सपेरिमेंट। अब भैया ये तो कंसेप्ट नहीं फॉलो कर सकते, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास है नहीं, और वो तो बहुत पुराने जमाने की बात थी। अब हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, सो वी कैन डू वेरियस जीन्स, मल्टीपल जीन्स साथ बाय साथ। इज दैट क्लियर? सो हमने क्या करा, हमने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा और हमने सारे जीन्स को साइमल्टेनियसली, इंटरैक्शन जीन्स के बारे में आप सब कुछ साथ में पढ़ सकते हो। नंबर ऑफ जीन्स इंटरैक्शन, जीन्स कोडिंग, एवरीथिंग, जीन फंक्शन, जीन पोजिशन, जीन लोकेशन, सब कुछ साथ में बहुत सारे जीन्स का पढ़ सकते हो। सो अब क्या हुआ, अब स्टडी आसान हो गई, रिसर्चेज आसान हो गई, एंड अब आप बहुत
ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, आप ये सब कुछ क्विकली कर सकते हो। सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो चुका है, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, माइक्रो एरे टेक्निक का मेन प्रिंसिपल क्या है? उसका प्रिंसिपल है कि हम एक क्या करते हैं, एक जीन चिप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जैसे हमारे फोन में सिम होती है, अब आपकी जो सिम है उसमें क्या आता है, उसमें एक चिप होती है जो आप अपने फोन में कनेक्ट करते हो। सिमिलरली आपने एक इंसान के जीन की सारी एक चिप बना ली। अब उस चिप, बेसिकली हमारी बॉडी में चिप तो नहीं होगी स्लाइड में, तो हम उसे एक एज अ माइक्रो कह सकते हो लैब में एक स्लाइड पे प्लेस करते हैं जिसमें सारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। सो स्टूडेंट्स, माइक्रो एरे कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर of DNA molecule that is spotted in a systemic order on a solid substrate, usually slide. So आपने एक इंसान के सारे जेनेटिक मटेरियल को एक छोटी सी स्लाइड में सिस्टमैटिक तरीके से प्लेस कर दिया, जो मैंने कहा एक जीन की चिप बना ली। ठीक है, तो आपने बेसिकली एक जेनेटिक सिम बना ली है। आपने अपनी ह्यूमन की एक जेनेटिक सिम बना ली है, जो कहाँ पे बनाई है? स्लाइड के ऊपर। इज दैट क्लियर? अब स्टूडेंट्स, द बेस पेयरिंग और हाइब्रिडाइजेशन इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ डीएनए माइक्रो एरे। हमने जो फिश टेक्निक याद है, हमने फिश में क्या करा था? हमने फिश में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग को अपना मेन प्रिंसिपल बनाया था। सिमिलरली माइक्रो एरे में भी जो मेन हमारे सी डीएनए होता है, दैट इज complementary DNA, that is our main principle that lies behind micro array technique. So आपको ये complementary base pairing नहीं भूलनी कभी भी, क्योंकि इसी की ही कह सकते हो बुनियाद है हमारी माइक्रो एरे टेक्निक एंड फिश टेक्निक। चलो, माइक्रो एरे एक्सप्लॉइट द प्रेफरेंशियल बाइंडिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड। अब स्टूडेंट्स, अब माइक्रो एरे इज टिपिकली अ ग्लास। हमें पता है कि हमने ग्लास के ऊपर स्लाइड लिया, अब उस स्लाइड पे हम क्या माउंट कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो। सो दैट वैरीज कि आप कैसा डीएनए ले रहे हो, आपको कौन से, कितनी जल्दी चाहिए, कितने ज्यादा मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करनी है, तो वो सारी आपकी कह सकते हो उस पर डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट्स पे कि आपको कैसा डीएनए चाहिए, कितने ज़्यादा कॉपीज चाहिए। आपका जो स्लाइड माउंट होता है वो डिपेंड होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉलिक्यूल जो हम यूज करते हैं माउंट करने में, दैट इज आर सी डीएनए, जो मैंने आपको बताया, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए भी कहते हैं। सो सी डीएनए स्टैंड्स फॉर आर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। नाउ विच इज डिराइव्ड फ्रॉम मैसेंजर आरएनए। मैंने क्या बताया कि सबसे पहले जीन, हमें पता है ये जो जीन है ये किसमें कन्वर्ट होगा? इनटू एमआरएनए, और यही एमआरएनए टीआरएनए की मदद से क्या बनाएगा? प्रोटीन। ये जो सी डीएनए होता है ये कहां से आया? ये आया हमारे मैसेंजर आरएनए से। सी डीएनए इज डिराइव्ड फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए। इज दैट क्लियर? नाउ since cDNA are derived from a distinct messenger RNA, each feature represent an expressed gene. अब स्टूडेंट्स, सिंस हमारा जो cDNA है वो कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? मैसेंजर आरएनए से, तो हर एक कह सकते हो cDNA के पास एक ट्रेट होगा जिस क्वालिटी को वो रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने जीन लिया फॉर हेयर कलर, आपने लिया कि किसी इंसान का ब्लैक हेयर कलर होता है, किसी का ब्लॉन्ड होता है। आपके पास जीन है फॉर हेयर कलर, आपने उसका मैसेंजर आरएनए लिया, आपको पता है कि वो cDNA कन्वर्ट होगा इनटू एमआरएनए, इनटू दैट टीआरएनए, देन इनटू अमीनो एसिड, देन इनटू प्रोटीन। फाइनली जो हमारा ट्रेट आएगा वो हेयर कलर का ही आएगा। सिमिलरली वो आपसे ये कह रहे हैं कि जो cDNA आप लेते हो वो एक पर्टिकुलर ट्रेट को इनकोड करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, हेयर कलर, आई कलर, स्किन कलर, बहुत सारे जो भी ट्रेट आपको चाहिए वो cDNA इज केपेबल इनफ टू प्रोड्यूस दैट प्रोटीन, एंड देन फाइनली आपको वो ट्रेट मिलेगा। Now, in order to detect a DNA bound to microarray must be labeled with reporter molecule that identify their presence. अब ये जो cDNA होता है, इससे पहले वो रिप्रेजेंट करे, आपको कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क लगाने हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपका ट्रेट रिप्रेजेंट हुआ है या नहीं। आप उसमें बहुत सारे फ्लोरोसेंट डाइज यूज कर सकते हो, आप रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज कर सकते हो। तो बेसिकली आप एक लेबलिंग कर रहे हो
कि आपको पता चले कि आपका ट्रेट एक्सप्रेस हुआ है, सही एक्सप्रेस हुआ है या नहीं। नाउ दिस टेक्निक ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ फ्लोरोसेंट डाई इन डीएनए and its used in detection target molecule by hybridization has been previously applied in fluorescent in situ hybridization। और हमने फिश टेक्निक में भी यही करा था कि सबसे पहले हमने प्रोब बनाया था, जिस प्रोब पे हमने फ्लोरोसेंट डाइस का इनकॉर्पोरेशन करा था। उसी तरीके से वो आपको बता रहे हैं कि माइक्रो एरे टेक्निक में हाइब्रिडाइजेशन करने से पहले आप फ्लोरोसेंट डाइस का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपने लेबलिंग कर दी कि आपका जो cDNA है वो सही तरीके से एक्सप्रेस हो पा रहा है या नहीं। इज दैट क्लियर? चलिए नाउ अब प्रोसीजर देख लेते हैं कि इसमें प्रोसीजर है क्या। तो हमें पता है कि प्रिंसिपल क्या है माइक्रो एरे टेक्निक का, जल्दी बताओ। हाइब्रिडाइजेशन एंड मोस्ट कॉमनली यूज हमारी जीन चिप में कौन सा मॉलिक्यूल है? cDNA। नाउ cDNA स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब यही कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए डिराइव कहां से हुआ? जल्दी बताओ। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए डिराइव हुआ मैसेंजर आरएनए से। अब ये जो मैसेंजर आरएनए है ये क्या करेगा? ये कोड करेगा इनटू प्रोटीन एंड देन फाइनली योर एक्सप्रेस ट्रेट। अब स्टूडेंट्स आपको कैसे पता कि ये ट्रेट एक्सप्रेस सही तरीके से हुआ है या नहीं? उसके लिए आप क्या कर रहे हो? उसके लिए आप फ्लोरोसेंट डाइस डाल रहे हो। एंड फ्लोरोसेंट डाइस का एक और कंसेप्ट हमने क्या पढ़ा था? फिश टेक्निक। सो देखो कितना ज्यादा रिलेटेड है, और ये सब कुछ अगर आपको क्लियर हो गया मतलब आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर है। और अगर कोई डाउट हो तो डू लेट मी नो, आई एम देयर टू क्लियर योर डाउट्स। अब स्टूडेंट्स अब हम एक प्रोसीजर देख लेते हैं कि हम ये माइक्रो एरे टेक्निक कर कैसे रहे। सो कंपैरेटिव हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स compare the amounts of many different mRNA in two cells population. If one wanted to compare a normal cell to a cancerous cell, the following experiments are needed to be carried out. अब वो आपसे कह रहे हैं कि आप यूजुअली हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक तो बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हो, बट आज के जो वीडियो में हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट, वो स्पेसिफिकली हमने डन फॉलो करा है जब हमें कह सकते हो दो कैंसर और नॉर्मल सेल के बीच में कंपैरिजन करना है कि कैसा नॉर्मल सेल एक्सप्रेस करेगा और उसी जगह एक कैंसर सेल अपना एक्सप्रेशन कैसे करेगा। सो mRNA सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हमने mRNA इज प्यूरिफाइड फ्रॉम टोटल सेलुलर कंटेंट्स। हमें mRNA क्यों चाहिए? बिकॉज हमें क्या चाहिए? cDNA, दैट इज आवर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। सो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको mRNA का प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा। मतलब अगर ये इंसान का टोटल डीएनए है तो इस डीएनए से आपको सारा mRNA एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस डीएनए से आपको सारा mRNA एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। नाउ mRNA अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 3% ऑफ ऑल द आरएनए। हमारी बॉडी में 3 टाइप के आरएनए होते हैं, कौन कौन से? मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। एंड उस सारे आरएनएज में से मैसेंजर आरएनए ओनली कह सकते हो अकाउंट्स फॉर 3% ऑफ द टोटल आरएनए। नाउ all the RNA तो हो गया, isolating it in sufficient quantity for an experiment, that is 1 से 2 माइक्रोग्राम का mRNA होना जरूरी है। मतलब that is a prerequisite condition to continue to follow the microarray technique, that at least 1 to 2 microgram of mRNA is much needed. Is that clear? मतलब जब तक आपके पास 1 या 2 माइक्रोग्राम mRNA नहीं आया आप फर्दर माइक्रो एरे टेक्निक को नहीं अप्लाई कर सकते। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि हमारी माइक्रो एरे टेक्निक में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू आइसोलेट दी mRNA, और ये mRNA हमने कहां से लिया? टोटल डीएनए से। अब डीएनए mRNA की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? 1 to 2 माइक्रोग्राम, ताकि आप आगे का एक्सपेरिमेंट कर पाओ। इज दैट क्लियर? चलो नाउ सिंस फ्री आरएनए इज क्विकली डिग्रेडेड, आपको पता ही है कि जो हमारा आरएनए है, जो फ्री आरएनए है, जो है वो क्विकली डिग्रेड हो जाता है। सो टू प्रिवेंट द एक्सपेरिमेंटल सैंपल्स फ्रॉम बीइंग लॉस्ट, दे आर रिवर्स ट्रांसक्राइब बैक इनटू स्टेबल फॉर्म ऑफ डीएनए। अब स्टूडेंट्स हमने ये जो mRNA लिया, हमने ये जो mRNA लिया टोटल डीएनए से,
हमें पता है ये कैसा है, ये है अनस्टेबल। कैसा है ये है अनस्टेबल। अब अगर आप ये अनस्टेबल वाले के साथ ही पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, सो चांसेस है कि आपका डीएनए पहले ही प्रोटीन में ट्रांसलेट होने से पहले ही वो डिग्रेड हो जाए। तो टू प्रिवेंट दैट हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने इस mRNA को वापस में कन्वर्ट कर दिया इनटू cDNA। किस में कन्वर्ट कर दिया, cDNA में, ताकि ये वापस से किस में कन्वर्ट हो जाए, स्टेबल फॉर्म में हो जाए। अब ये स्टेबल फॉर्म में हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉन डिग्रेडेबल। ये हो जाएगा नॉन डिग्रेडेबल। अब ये इजीली डिग्रेड नहीं होगा और आप अपना फर्दर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हो। चलो, द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए because their sequence are complements to the original mRNA sequence। हम इसे complementary cDNA, complementary DNA क्यों कहते हैं, हम इसे complementary DNA क्यों कहते हैं, जल्दी बताओ। हम इसे complementary DNA इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारे mRNA का सीक्वेंस होता है वो सेम सीक्वेंस हमारे cDNA का होता है। So cDNA complements the mRNA, that is why we call it as complementary DNA। Is that clear? चलो, अब हम complementary DNA तो ले लिया, अब हम क्या ऐड करेंगे, फ्लोरोसेंट डाइज। अब हमारी चांस आती है टू ऐड दी फ्लोरोसेंट डाइज। नाउ currently used comparative hybridization to microarray are used fluorescent dyes, जिसको आप फ्लोर्स भी कह सकते हो। सो फ्लोर्स का इस्तेमाल आपने करा रिप्रेजेंटेड बाय रेड, ग्रीन एंड येलो कलर। अब आपने क्या करा, रेड, ग्रीन, येलो कलर को अटैच कर दिया आपके cDNA पे। सो ये रहा आपका ऐसे कुछ इस तरीके का आपने ऐड कर दिया। ये रहा आपका रेड कलर का cDNA, ये रहा आपके येलो कलर का cDNA, और ये रहा आपके ग्रीन कलर का cDNA। ये रहा ग्रीन कलर का cDNA। इज दैट क्लियर? सो इस तरीके से आपने क्या करा, आपने अपने cDNA पे, ये रहे cDNA में क्या ऐड कर दिया, एडिशन ऑफ फ्लोरोसेंट डाइज। सो आपने इस तरीके से फ्लोरोसेंट डाइज का एडिशन कर दिया। तो सबसे पहली स्टेप वाज आइसोलेशन ऑफ mRNA, एंड सिंस mRNA वाज अनस्टेबल आपने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इनटू cDNA। नाउ cDNA स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, एंड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्यों बुलाते हैं, क्योंकि उसका सीक्वेंस किसके जैसा है, cDNA का सीक्वेंस किसके जैसा है, हमारे mRNA जैसा। इसलिए हम उसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं, क्योंकि उसका सीक्वेंस सिमिलर है, हमारे कॉम्प्लीमेंट करता है हमारे mRNA या मैसेंजर आरएनए के सीक्वेंस को। उसके बाद आप उसमें फ्लोरोसेंट डाइज ऐड करते हो, लाइक रेड, येलो, ग्रीन, कहाँ पे, cDNAs पे, जो थे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनएस। नाउ a differently colored floor is used to each sample so that we can tell two samples are apart in the array। अब जरूरी है इनमें अलग अलग कलर्स का एडिशन करना, बिकॉज अलग अलग कलर्स रहेंगे तभी आप अलग अलग डीएनए के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अदरवाइज अगर सभी एक कलर के रहे तो इजीली आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाएगा। चलो, नाउ द लेबल्ड cDNA samples are called probes because they are used to probe the collection on the spots on the array. The 2CA DNA probes are tested by hybridization them to a microarray। अब स्टूडेंट्स हमने फिश टेक्निक में क्या करा था, हमने प्रोब लिए थे जिसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स रखे थे, जिसमें अपन ने फ्लोरोसेंट डाइस का इस्तेमाल करा था। यहाँ पे हम cDNA में फ्लोरोसेंट डाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो हमारे चिप में, हमारे जो कह सकते हो माइक्रो एरे प्लेट में हाइब्रिडाइजेशन करके सेपरेशन कर पाए। इज दैट क्लियर? चलो,
द एरे होल्ड्स 100 and thousands ऑफ स्पॉट्स। हर हमारा जो माइक्रो एरे चिप होता है जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है तो उसमें 100,000 ऑफ स्पॉट्स होते हैं। आप वो स्पॉट्स देख के आइडेंटिफाई करते हो, इसलिए माइक्रो एरे टेक्निक तो आसान है लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज वहां पे आपको रेड स्पॉट्स भी दिखेंगे, येलो स्पॉट्स भी दिखेंगे, ग्रीन स्पॉट्स भी दिखेंगे। आपको ये इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि रेड स्पॉट्स क्या बोल रहे हैं, येलो स्पॉट्स क्या बोल रहे हैं, ग्रीन स्पॉट्स क्या कहना चाह रहे हैं। तो डिफिकल्ट क्या है यहाँ पे, इंटरप्रिटेशन करना एक माइक्रो एरे चिप का। अब माइक्रो एरे जो चिप होगी उसमें क्या होगा, उसमें थाउजेंड्स, हंड्रेड्स ऑफ आपको स्पॉट्स दिखेंगे जो अलग अलग टाइप के डीएनए कैरी कर रहे होंगे। इफ अ प्रोब कंटेन्स cDNA जिसका कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए ऑन अ गिवन स्पॉट, दैट cDNA विल हाइब्रिडाइज टू द स्पॉट where it will be detected to the fluorescence। अब स्टूडेंट्स हमने बचपन में पढ़ाई था कि आप जब आइसक्रीम शॉप पे जाते हो तो आप कोन ले जाते हो, ठीक है, आप कोन ले जाते हो, फिर वहां पे जो आपको फेवरेट आपका फ्लेवर होता है उस फ्लेवर का स्कूप ऐड करते हो। उसी तरीके से जस्ट इमेजिन कि आपका जो कोन है वो है cDNA, आपका कोन है cDNA और आपका फेवरेट फ्लेवर इज द रेड, येलो, ग्रीन स्पॉट्स। अब स्टूडेंट्स आप गए हमारे एक स्पॉट पे, वहां पे आपका फेवरेट है रेड, नहीं आपको तो येलो कलर पसंद है, तो जब आप येलो पे जाओगे आप वहीं पे ही अपना येलो कलर दोगे। सिमिलरली जो कॉम्प्लीमेंट कर रहा होगा रेड के साथ वो देगा रेड कलर, जो कॉम्प्लीमेंट कर रहा होगा ग्रीन के साथ वो देगा ग्रीन कलर। सो सिमिलरली अगर आपके पास एडेनिन है तो आप कहां जाओगे, थाइमीन के पास, और वहां पे आप अपना रेड कलर छोड़ दोगे। आपके पास ग्वानिन है तो आप जाओगे साइटोसिन के पास, वहां पे अपना येलो कलर छोड़ दोगे। अगर आपके पास ग्वानिन है और आप चले गए थाइमीन के पास तो वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगी। उसी तरीके से आप अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ ही कॉम्प्लीमेंट करके अपना कलर दोगे। सो आपके पास एक कलरफुल सी माइक्रो एरे आ जाएगी जहां पे जो कॉम्प्लीमेंट है वही जाके कॉम्प्लीमेंट करके वो कलर का रिप्रेजेंटेशन होगा। इज दैट क्लियर? चलो नाउ इन दिस वे एवरी स्पॉट, और इसी तरीके से क्या होगा, एवरी स्पॉट ऑन एन एरे इज एन इंडिपेंडेंट एसे। अब इसी तरीके से आपके पास हर स्पॉट एक अलग चीज, इंडिपेंडेंटली चीज आपको बताएगा। फॉर द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट cDNA, क्यों, क्योंकि उसके पास हर अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है जिसके पास जो फ्लोरोसेंट डाई थी एंड उसने अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करके कलर दिया। सो आपके पास एक ईच सैंपल का एक ईच cDNA है जो आपको इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली बताएगा कि कैसा कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। नाउ हमें ये पता है द चॉइस ऑफ डीएनए टू बी यूज्ड इन द स्पॉट्स ऑन अ माइक्रो एरे डिटरमाइंस विच जीन्स कैन बी डिटेक्टेड इन अ कंपैरेटिव हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे आप खुद से चूज कर सकते हो कि कैसा डीएनए आपको हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के लिए यूज करना है। नाउ द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ कंपैरेटिव हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इज अ सेकेंड एरे इमेज। अब आपने अगर अपने जैसे आपने कॉम्प्लीमेंट्री करा दिया, उसके बाद आपने खुद के जीन्स आइसोलेट करे उस एरे में से कि आपको ये जीन्स चाहिए, एंड देन उस जीन से आपने फर्दर हाइब्रिडाइजेशन कराया, सो वो बन जाती है आपकी सेकेंड एरे टेक्निक। मतलब अब आपने फर्स्ट माइक्रो एरे तो कर लिया टू परफॉर्म टू आइसोलेट कि कौन से जीन्स आपको चाहिए थे। जब आपने उससे जीन्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया एंड देन उनको हाइब्रिडाइजेशन कराया, सो वो आपका होता है सेकेंड एरे इमेज या सेकेंड एरे टेक्निक। अब देखो स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से होगा, आपने एक लिए हेल्दी सेल, यहाँ पे आपने लिए थे हेल्दी सेल्स और यहाँ पे आपने लिए थे पैथोलॉजिकल सेल्स। अब हेल्दी सेल्स को जब आपने स्लाइड में रखा एंड उसके बाद आपने क्या करा, अपने फ्लोरोसेंट डाइज डाले तो वहां पे एक नॉर्मल हेल्दी इमेज आएगी। बट उसी जगह के अगर आपने पैथोलॉजिकल सेल्स लिए और उस पर आपने फ्लोरोसेंट डाइज डाली रेड कलर, सो अब आपके पास आ जाएगी एक इमेज जो ग्रीन वाले आपको बताएंगे कि ये नॉर्मल सेल्स हैं और रेड वाले आपको बताएंगे कि ये पैथोलॉजिकल सेल्स है। सो इस टेक्निक से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको नॉर्मल सेल्स नहीं चाहिए स्टडी के लिए, आपको पैथोलॉजिकल सेल्स चाहिए, तो आप फर्दर पैथोलॉजिकल सेल्स को आइसोलेट करके उनकी स्टडी कर सकते हो।
एंड देन उन पैथोलॉजिकल सेल्स की जो स्टडी होगी वो होगी सेकेंड एरे टेक्निक। इज दैट क्लियर? सो देखो इस इमेज से आपको क्लियर हो जाएगा कि हेल्दी सेल्स हमने लिए थे किस कलर के, ग्रीन कलर के, और पैथोलॉजिकल सेल्स लिए थे हमने रेड कलर के। जब हमने उन दोनों को हाइब्रिडाइजेट करा और हमने एक माइक्रो एरे चिप बनाई जो हमारी सिम थी, अब जब हमने उस सिम को देखा तो हमें पता चल गया कि जो ग्रीन वाले हैं ये है नॉर्मल सेल्स और ये जो रेड है ये डिफेक्टेड या हमारे पैथोलॉजिकल सेल्स। सो इससे आपको एक इमेज क्लियर हो गया कि कौन से नॉर्मल सेल्स हैं, कौन से पैथोलॉजिकल सेल्स हैं। आप इससे काउंट भी कर सकते हो कि इंसान हमारी बॉडी में कैंसरस सेल कौन से हैं और नॉर्मल सेल कौन सा है। सो आप कैंसरस सेल की स्टडी कर सकते हो क्योंकि आपने डिफरेंशिएट कर दिया नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल को। सो ये बहुत यूजफुल होता है जब हमें डिफरेंशिएट करना होता है कैंसर एंड नॉर्मल सेल को। अब इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बताया, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस इंटरप्रिटेशन। देखो ये जो इमेज है ना, इसको इंटरप्रेट करना कि कौन से कलर क्या हमको डिफाइन कर रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। सो दैट बिकम्स द मोस्ट डिफिकल्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अगर आप इसको इंटरप्रेट कर पा रहे हो तभी आप अपने रिजल्ट को सीक्वेंस कर सकते हो, अदरवाइज आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपने माइक्रो एरे टेक्निक में क्या करा। सो स्टूडेंट्स, मेजर्ड इंटेंसिटी फ्रॉम द टू। अब देखो जरूरी नहीं है कि जो रेड है और ग्रीन है वो आपको करेक्ट टेस्ट दे, कभी कभी वो फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट भी देता है। इसलिए हम करेक्ट कलर का टेस्ट तभी मानते हैं जब हम लेजर्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लेजर के इस्तेमाल से आपको हर एक कलर प्रॉपर्ली विजुअलाइज होता है। सो अंटिल एंड अनलेस आप लेजर का इस्तेमाल नहीं करें विजुअलाइजेशन में तो आपके पास फॉल्स कलर टेस्ट भी आ सकता है। सो टू बी वेरी प्रिसाइज फॉर योर आंसर्स, हम लेजर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे पास एक करेक्ट इमेज आए। अब when the mRNA is present at a higher level, the other cell population shows up a predominantly red or green color। हमें ये पता चल गया कि जो भी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगी वो या तो रेड होगी या तो ग्रीन होगी। ये हमें समझ आ गया कि मेजरली देखो यहाँ पे मेजर पॉपुलेशन क्या है, या तो वो रेड है या तो वो ग्रीन है, हार्डली एक या दो येलो कलर्स है। सो ये समझ आ गया कि जो प्रीडोमिनेंट पॉपुलेशन है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, या तो वो रेड कलर की है या तो वो ग्रीन कलर की है। रेड कलर की है तो पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ग्रीन कलर की है तो वो नॉर्मल सेल है। सो ये समझ आ गया कि रेड और ग्रीन क्या है, प्रीडोमिनेंट है, कि सबसे ज्यादा आपको ये दो कलर्स मिलेंगे। Whereas येलो क्या है, सो येलो स्पॉट्स हैव रफली इक्वल अमाउंट्स। अब इसमें क्या है, यहाँ पे ये समझ आ गया कि अगर वो रेड होगी तो वो सीडीएनए प्रॉपर्ली अपने आप को एक्सप्रेस करा है, ग्रीन है तो प्रॉपर्ली ग्रीन वाले सीडीएनए ने एक्सप्रेस करा है, येलो वाले के पास हाफ हाफ है, मतलब कि सीडीएनए फ्रॉम इक्वल सेल पॉपुलेशन। अब ये क्या है, ये हो गए इनके पास रेड वाले भी थोड़ा सा ट्रेट था, येलो वाला भी, ग्रीन वाला भी थोड़ा ट्रेट था, तो इन्होंने बीच वाला कलर दे दिया। हमने जैसे पढ़ा था कि जो व्हाइट फ्लावर्स होते हैं, रेड फ्लावर्स होते हैं, जब हमने उनको कह सकते प्रोजेनी बनाई थी, जो हमारी F2 जनरेशन आई थी वो पिंक कलर की आई थी। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो गया कि रेड का भी थोड़ा सा था इनके पास ग्रीन का भी थोड़ा सा ट्रेट था, इन्होंने मिला के क्या दे दिया, येलो कलर। सो येलो स्पॉट्स आपको क्या बता रहे हैं, येलो स्पॉट्स आपको बता रहे हैं कि इनके पास थोड़ा सा रेड का भी, पैथोलॉजिकल सेल्स का भी ट्रेट था सीडीएनए, और हेल्दी सेल्स का भी ट्रेट था। सो येलो स्पॉट्स ने आपको ये बता दिया कि दे हैव इक्वल नंबर ऑफ रेड सीडीएनए एंड ग्रीन सीडीएनए। देखो, therefore yellow spots correspond to the gene expressed approximately equal in both normal and cancerous cells। तभी ये जो येलो स्पॉट्स हैं ये आपको ये बता रहे हैं कि जो जीन एक्सप्रेस हुए हैं उनके पास इक्वल नंबर ऑफ कैंसरस सेल्स भी हैं और नॉर्मल सेल्स भी हैं। सो येलो ने आपको ये बता दिया कि देयर आर, इनमें इक्वल नंबर ऑफ नॉर्मल सेल्स भी हैं एंड कैंसरस सेल्स भी हैं। Whereas रेड स्पॉट्स क्या बता रहे हैं कि ये कैंसरस हैं, ग्रीन क्या बता रहे हैं, ये नॉन कैंसरस है, येलो क्या बता रहे हैं कि कुछ कैंसर वाले भी थे, कुछ नॉन कैंसर वाले भी थे। नाउ
Similarly, green spawn correspond to the gene expressed in higher amount of non-cancerous cell. Now, by drawing this distinction, we would be able to understand the altered gene expression पैटर्न इन अ कैंसरस सेल. अब इसी तरीके से आप एक पैटर्न्ड जीन एक्सप्रेशन कर सकते हो जहां पे आपको ये पता चल गया कि रेड कैंसरस जो पैथोलॉजिकल सेल्स हैं, ग्रीन नॉन कैंसरस हेल्दी सेल्स हैं, येलो थोड़े कैंसरस मिक्स्ड पॉपुलेशन आ गई वो है. सो इससे आपके पास एक डिस्टिंक्शन आ गया बिटवीन कैंसरस एंड नॉन कैंसरस सेल्स. एंड नाउ this allows us to further understand the mechanism and make attempts to develop the cures. और अब आप उस कैंसर सेल्स से ये पता लगा सकते हो कि इसका क्योर, इस पे कौन सी एंटी कैंसर ड्रग चलेगी, इस पे कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए, किस लेवल पे है ये, अभी तक बॉडी में कौन से लेवल ऑफ कैंसर आपने रीच करा है, ट्यूमर कहाँ तक बना है. सो ये सारी चीज़ें आप माइक्रोएरे टेक्निक से डिस्टिंग्विश कर सकते हो. सो दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इन डिस्टिंक्शन कि बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ कैंसर सेल प्रेजेंट है. Now, the principle used in this technology is being extended to develop a protein array also. और इसी से हमने प्रोटीन एरे का भी डेवलपमेंट करा है जिससे आप प्रोटीन का सेग्रीगेशन कर सकते हो डिफरेंट की कौन सा प्रोटीन का है, कैसा अमाइनो एसिड कोड कर रहा है, एंड देन वो अमाइनो एसिड का क्या फंक्शन हो रहा है. आप एक प्रोटीन एरे भी बना सकते हो. नाउ दिस टेक्निक ऑल्सो हैज यूज्ड टू स्टडी द फॉलोइंग. आप माइक्रोएरे टेक्निक को क्या क्या यूज कर सकते हो, टिश्यू स्पेसिफिक जीन्स पता लगाने में यूज कर सकते हो कि हमारी बॉडी में पर्टिकुलर टिश्यू बनाने के लिए स्पेसिफिक जीन्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनका एक्सप्रेशन कैसा है उसको पता लगाने के लिए. रेगुलेटरी जीन्स डिफेक्ट इन अ डिजीज, कौन कौन से रेगुलेटरी जीन डिफेक्ट्स होते हैं, जीन डिफेक्ट्स को पता लगाने में. सेलुलर रिस्पॉन्सेज टू इन्वायरमेंट की हमारी बॉडी में जो मेन है हमारा कह सकते हो सेलुलर रिस्पॉन्स, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, हमारे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, कॉम्प्लीमेंट्री पाथवे, जितने भी सेलुलर रिस्पॉन्सेज हैं उनके बारे में अगर आपको डिटेल में पता लगाना है तो वो आप माइक्रोएरे टेक्निक से कर सकते हो. सेल साइकिल वेरिएशन, माइटोसिस मियोसिस का सेल वेरिएशन, सारे फेजेस, सारी स्टेजेस में क्या म्यूटेशन आया पर्टिकुलरली पता लगाने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो. सो माइक्रोएरे टेक्निक इन 4 चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं. ये आप पे क्वेश्चन आ सकता है. सो आपको इनके बारे में पता होना ज़रूरी है. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज इट इज़ प्रेजेंट इन योर एनसीईआरटी. आपको बस इनके नाम याद रखना है और थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि इसमें हम कर क्या रहे हैं. अदरवाइज पूरा माइक्रोएरे टेक्निक आपको क्लियर हो चुका होगा अभी तक. स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने खत्म कर लिया है माइक्रोएरे टेक्निक. इफ एनी डाउट सो डू लेट मी नो, आई एम देयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. मैग्नेट ब्रेन्स पे मिलती है फ्री एजुकेशन एंड आप फ्री एजुकेशन के साथ साथ आप ले सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के फ्री कंटेंट बुक्स. अगर आपको कंटेंट बुक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो फॉर्म है उसको फिल कीजिए, आप तक आपकी बुक पहुंच जाएगी. स्टे ट्यून्ड स्टूडेंट्स एंड हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.